हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में जो भी बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 2024 वाले पेपर के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे उसमें से कितने लॉजिकली सॉल्व हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 says, consider the following statements. The selection of Vijayanagar site was inspired by the existence of Virupaksha temple. ओके, ये बोल रहा है कि विजयनगर की साइट जो है उसकी इंस्पिरेशन ली थी किससे? विरूपाक्ष टेम्पल वहां पर ऑलरेडी था, तो उसकी वजह से वहां पर विजयनगर को बसाया गया था। इंस्पिरेशन ली थी। अब देखो, हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, तो उसने एग्जैक्टली इसका उल्टा बोला था। स्टेटमेंट उसने बोला था कि वहां पर विरूपाक्ष टेम्पल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पर विजयनगर टेम्पल था, राइट। ऐसे उसने कुछ बोला था कि विरूपाक्ष टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चूजिंग अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगर, ऐसे कुछ बोला था उसने, है ना। और यहाँ पर बिल्कुल इस पेपर में बिल्कुल इसका उल्टा बोल दिया कि विजयनगर को बसाया गया था क्योंकि वहां पर विरूपाक्ष टेम्पल था। और लैंग्वेज में डिफरेंस देखो, उसने बोला था कि इसलिए बसाया गया था, बसाया गया था, लोकेशन चूज करी गई थी विरूपाक्ष टेम्पल की बाय सीइंग अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगर। बहुत वियर्ड सा डिक्शन था उसका, राइट। और इसमें देखो, इसने अगर बताया भी है हमें विजयनगर साइड का, तो इसने कुछ सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड चीज नहीं बोली, इसने बोला सिर्फ इंस्पिरेशन ली है ना। कुछ इसने एकदम सॉलिड नहीं बोला है कि ऐसा ही होना है वरना गलत हो जाएगा। अब इंस्पिरेशन तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि भाई विरूपाक्ष टेम्पल वहां पर सुंदर दिख रहा था इसलिए उन्होंने विजयनगर वहां पर सिटी बसा दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि विरूपाक्ष टेम्पल के जो डेटी हैं, जो वहाँ के देवता हैं, उनको फॉलो करते होंगे, वो इस बात से इंस्पिरेशन लेके विजयनगर को बसा दिया, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। विजयनगर वॉज एस्टेब्लिश्ड नियर द पंपा देवी टेम्पल। अब पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है वो विरूपाक्ष टेम्पल से इंस्पिरेशन लिया, और दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है पंपा देवी टेम्पल के पास में इस्टेब्लिश कर दिया। अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट देख के समझ में आ रहा होगा, अगर आपको नहीं भी पता कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इनमें से एक ही सही होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे बन रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप बन रहे हैं, क्योंकि सिमिलर सी ही बात करी जा रही है। और ये चीज मैं आपको बहुत टाइम से सिखाता आ रहा हूँ, जो सिमिलर बात करते हैं स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट गलत होता है। तो वन और टू में से एक स्टेटमेंट सही होगा। सॉरी। फिर आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। श्री पंपाय नमः इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन विजयनगर कॉइन्स। अब इसमें दो चीजें हैं देखने वाली, दो लॉजिक है जिसकी वजह से मैं इसे सही बोल सकता हूँ स्टेटमेंट को। अब वो लॉजिक क्या है, सुनो। देखो, श्री पंपाय नमः, है ना। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन बनाने बैठा और मेरे दिमाग में आ गया कि चलो एक मंत्र लिखते हैं छोटा सा, श्री पंपाय नमः, और उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक्चुअल रियलिटी रही होगी, कहीं दिखा होगा, तभी तो किसी के दिमाग में आया क्वेश्चन बनाने का इसका, है ना। और ये बोल रहा है विजयनगर कॉइन्स पे। तो अगर ये चीज नहीं होती, श्री पंपाय नमा कहीं नहीं होता, तो किसी के दिमाग में क्यों आता ये? पहला लॉजिक। और दूसरा लॉजिक ये है कि मैं कह दूं हैज नॉट बीन फाउंड ऑन द विजयनगर कॉइन्स, तो सारे के सारे विजयनगर कॉइन्स को एक्चुअली वेरीफाई करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल फॉर द एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन पेपर जिसने भी बनाया है। दैट इज वाई इस स्टेटमेंट को मैं गलत कर ही नहीं सकता। तो अब देखो, ये वाले क्वेश्चन ऐसी स्टेटमेंट से हेल्पफुल हो जाते हैं। इसने सिर्फ ये पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसने ये नहीं पूछा विच वंस आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको वन और टू में ये जानने की जरूरत भी नहीं है कौन सी सही है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक सही है एक गलत है। इसका मतलब टोटल कितनी सही होगी? थर्ड तो सही है ही हमारी, वन और टू में से एक सही है, तो दो स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाएंगी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो हमें ये जानने की जरूरत भी नहीं कि वन और टू में से कौन सी सही है। हाउएवर, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 11th वाली जो पुरानी आती थी। और ये मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज कि विजयनगर एम्पायर जो है ये विरूपाक्ष टेम्पल की साइड से इंस्पायर हुआ था। ठीक है, नॉट पंपा देवी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर बता दे देता हूँ मैं आपको। इस पेपर में बहुत सारे हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टेटमेंट्स नहीं है।
और अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो करी है सीरीज, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लॉजिकल अप्रोच लेते हैं हम, जो हम डिड्यूस करते हैं चीजों को, एलिमिनेशन करते हैं, वो ज्यादातर कहाँ लगता है, जब स्टेटमेंट्स होती हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में वो नहीं लग पाता। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन पेपर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर भी जो लॉजिकली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उन क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से स्किप मारते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें एक ही सेशन में 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में करा दूं, जिससे कि आपका एग्जाम 26 को है, तो आपको टाइम मिल जाए रिवीजन वगैरह करने का। और अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं पूरा वीडियो को। सॉरी। तो 52nd क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको डिस्क्लेमर दिया उससे रिलेटेड है, ये लॉजिकली सॉल्व नहीं हो सकता, अगर आपको नॉलेज है तो ही हो पाएगा। इसका आंसर है सी, ऑल थ्री पेयर्स। तो बेसिकली इंस्क्रिप्शन की बात करिए और कौन से किंग के अंडर या कौन से किंग ने इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, वो लिस्ट वन में दिया हुआ है। तो मैच द फॉलोइंग करना है आपको। सॉरी, मैच द फॉलोइंग नहीं करना, आपको ये बताना कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें तीनों ही करेक्टली मैच्ड है। कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है प्रतिहार किंग भोज ने करवाया था, सतवाहना किंग पुलुमावी ने नासिक इंस्क्रिप्शन करवाया था, और होन किंग तोरामन ने एरन वरहा इंस्क्रिप्शन करवाया था। तो इसमें कुछ भी नहीं है बताने का। नेक्स्ट आते हैं 53rd पे। अब 53rd भी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसे लॉजिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे कि आपको एक इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में पता लगेगा। ऑल दो मैंने ऑलरेडी उस पैटर्न के बारे में आपको बताया हुआ है, लेकिन जब आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे उसी पैटर्न को यूज करते हुए, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये पैटर्न एक्चुअली यूज होता है, और फिर आप पेपर में भी उस पैटर्न को एक्सप्लॉइट करने में कॉन्फिडेंट होंगे थोड़े। दैट इज वाई मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 53 देखो। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मुल्फुजत कन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स। तो इसने कुछ टर्म दिए, उनके सामने मीनिंग रख दिया है कि वो क्या है ना। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई टर्म हो और उसे एक्सप्लेन किया जा रहा हो और मल्टीपल टर्म्स हो, तो कमीशन अक्सर ऐसा करता है कि वो किन्हीं दो टर्म्स के ना मीनिंग्स को या उनके एक्सप्लेनेशंस को एक्सचेंज कर देगा एक दूसरे से, तो वो दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसमें यही किया गया है इस वाले क्वेश्चन में। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सॉल्वेबल नहीं है लॉजिकली, क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा हमें। पर्शियन लैंग्वेज तो हमें ज्यादातर, मैं अज्यूम करता हूँ ज्यादातर लोगों को नहीं आती है हमें पर्शियन लैंग्वेज, कि हम इन वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा सा समझ के और वो कोशिश करें जानने की कि क्या हो सकता है। दैट इज वाई मैं कह रहा हूँ कि इसे वर्ड एसोसिएशन से भी नहीं किया जा सकता। एनीवे, अगर किसी को पर्शियन आती है थोड़ी, तो या फिर किसी की उर्दू बहुत अच्छी है, तो शायद वो थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को हिला ले। मेरी तो नहीं है, तो मुझसे नहीं होगा ये। तो पहला है मुल्फुजत, जो कि बिल्कुल सही है, कॉन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स। लेकिन सेकंड और थर्ड में इसने क्या किया है कि मकतूबत का जो मीनिंग है वो एक्चुअली है कंपाइलेशन ऑफ रिटन लेटर्स, ठीक है। और तज़किरस, इसका मीनिंग है रिकलेक्शन ऑफ बायोग्राफी ऑफ सूफी सेंट्स। तो इसने दोनों को गलत कर दिया, क्या करके, उन दोनों को स्विच करके दोनों के मीनिंग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगेन हिस्ट्री के जो आप मेडिवल इंडिया के ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे, वो ऐसे ही मिलेंगे कि बहुत मुश्किल से सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ना देके वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, दैट इज इट। लेकिन ये 54 क्वेश्चन नॉट दैट डिफिकल्ट। बताते हैं कैसे। देखो, ये बोल रहा है दर उल अदाल, प्लेस ऑफ जस्टिस। मैंने आपको सिखाया है वर्ड एसोसिएशन। आपने अदाल नहीं सुना होगा, लेकिन अदालत तो सुना होगा, अदल, अदालत, ठीक है। वहां से समझ में आ रहा है कुछ, ये जस्टिस से रिलेट कर रहा है। अब आप कहोगे तो बहुत रैंडम में हो सकता है कि ये वो ना हो, बस हमें ऐसा लग रहा हो। अगर हमें ऐसा सिर्फ लग रहा है, तो ये अदाल या अदालत जैसा वर्ड जस्टिस के साथ ही क्यों आ रहा है? ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, अगर ये इतना रैंडम होता तो? ये रैंडम नहीं है एक्चुअली, ये सही है। दैट इज वाई ये इतना कोइंसिडेंटली हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर दूसरा है बलाहार, लो क्लास एग्रीकल्चरल लेबरर। तो देखो, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता बलाहार का, ठीक है। लेकिन एक दोहा हम बचपन में पढ़ते थे, गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, ऐसे करके था। तो
सॉरी, उसमें भी मुझे बलिहारी का मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे ये टर्म और वो टर्म बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे, और वहां पर मुझे लग रहा था कि बलिहारी किसी ऐसे को बोल रहा है जिसे नीचा या कम माना है, नीचा तो नहीं बोलूंगा, जिसे कम माना है एक से, और यहाँ पर लो क्लास एग्रीकल्चर लेबर बोल रहा है। तो मैंने ये सोच के इसे सही क्लिक कर दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉजिक मेरा बिल्कुल साउंड है, बस जो मुझे वर्ड एसोसिएशन आ रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर थर्ड बोल रहा है मालिक उत तुज्जर। तो मालिक देख रहे हो आप, ये मालिक वर्ड तो चीफ से जा रहा है ये, तो मैंने ये लगा दिया और ये ऑल थ्री हो गया और ये मेरा सही भी हो गया। आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन कि ये सही हो जाएगा, बट ये हो गया। और इसमें जो लॉजिक मैंने यूज किया है, आई डू एक्सेप्ट कि ये वाला लॉजिक बहुत ज्यादा साउंड लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में डू और डाई वाली सिचुएशन में और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो आप कुछ ना कुछ सोच के ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन स्किपेबल है, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता इसमें। ये बोल रहा है हरियाणा के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ 1857 वाला जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके लीडर्स थे, उन लीडर्स के नाम दे दिया और रीजन का नाम दे दिया, और बोल रहा है कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो जल्दी से देख लो इसमें जो सॉरी, पहला वाला है लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन 1857, अहीरवाल हरियाणा, राव तुलाराम, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही फरीदाबाद वाला भी धानु सिंह बिल्कुल सही है। और जो थर्ड वाला है लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन इन हांसी हरियाणा इन 1857, वो इमाम अली कलंदर बताया हुआ है। ठीक है। ये एक्चुअली गलत है। इमाम अली कलंदर जो लीडर थे, वो पानीपत में रहे थे, ना कि यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे, हांसी में थे हुकम चंद जैन। अब क्वेश्चन तो देखो ये सॉल्वेबल नहीं था, ये या तो आपको आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देता जा रहा हूँ साथ में कि इमाम अली कलंदर पानीपत में थे लीडर, और हांसी हरियाणा में हुकमचंद जैन थे, जिससे कि अगर आपको ये थोड़ा सा भी याद रह जाए, तो मैंने ये पैटर्न देखा है एचसीएस के पेपर में, ये कि लास्ट ईयर के पेपर में से ही कुछ चीजें उठा के पूछ लेते हैं इनडायरेक्टली। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक तो अभी विजयनगर वाला दिखाया मैंने आपको, स्टेटमेंट को उल्टा करके दे दिया उन्होंने। पिछली बार वो स्टेटमेंट गलत था, उस बार वही स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि उल्टा करके दे दिया उन्होंने। ऐसे ही इसमें कई जगह पर इसने क्या किया, पीछे वाले पेपर से क्वेश्चंस उठाए हैं, इनडायरेक्टली उन्हें थोड़ा सा स्पिन किया है उनपे और दे दिए हैं। अभी मैं एक दो चीजें और दिखाऊंगा आपको ऐसी। ठीक है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं साथ में देता जा रहा हूँ, इसे भी ध्यान रखते जाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू पेयर्स, फर्स्ट एंड सेकंड वाले सही है और थर्ड वाला गलत है। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 क्वेश्चन कहता है in 1676 शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट राजगढ़। तो इस स्टेटमेंट को मैं गलत मानूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्ट्स है, एक तो इसने ईयर दे रखा है और एक इसने जगह का नाम दे रखा है। तो इसमें से अगर मान लो दोनों एक भी चीज गलत हो गई, अब क्या हो सकता है? देखो इसमें चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ईयर एंड ये क्या है, प्लेस। इस तरीके से सोचा करो, या तो ईयर सही होगा, प्लेस सही होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी, या फिर पॉसिबिलिटी होगी ईयर गलत होगा प्लेस सही होगा, या पॉसिबिलिटी हो सकती है ईयर सही है प्लेस गलत है, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईयर भी गलत है और प्लेस भी गलत है। देखो चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब चार में से जो तीन पॉसिबिलिटी है, ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये जो तीन पॉसिबिलिटी है, अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी रियलाइज हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। हमारा स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पर सही होगा एक पॉसिबिलिटी पे। कहने का मतलब चार पॉसिबिलिटीज में से तीन में, चार में से तीन में हमारा स्टेटमेंट हो रहा है गलत, और चार में से एक पॉसिबिलिटी हमारा स्टेटमेंट हो रहा है सही। तो हमारे पास 75% चांसेस है इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के, और 25% चांसेस है इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के। तो मैं 75% चांसेस पे जाऊंगा ना, दैट इज वाई मैं इसे गलत प्रूव मानूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है द कर्नाटक एक्सपेडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ शिवाजी। अब कर्नाटक एक्सपेडिशन है, एक एक्सपेडिशन की बात करिए, लास्ट मेजर एक्सपेडिशन है शिवाजी का ये। ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये गलत है सही, लेकिन 50-50 चांस है इसके, या तो कर्नाटक लास्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अभी इस पे कुछ बात नहीं करते। इन थर्ड पे आते हैं, इन 1678 शिवाजी कैंपेन्ड अगेंस्ट कर्नाटक। तो ईयर दे दिया,
हो सकता है उस ईयर में कर्नाटक के अगेंस्ट ना करा हो सकता है कि कुतुब शाह ना हो, वहां का कोई और हो, ठीक है, और हो सकता है 1 लाख होन्स ना हो, वो कुछ भी हो सकता है इसमें से, राइट। तो इसमें भी ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो, जब हमारे पास दो थे तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज थी। अब कितने फैक्ट हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच। अब आप कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो इससे, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, एनीवे काफी ज्यादा होंगे, एक दो तीन चार पांच, तो अराउंड 20 आई गेस। आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में मुझे, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा हो जाएगी इसे गलत करने की, तो मैं गलत कर देता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ इसमें ओनली वन स्टेटमेंट सही है। अब आप बोलोगे कि आपने सही क्यों माना, गलत क्यों नहीं माना, आपने नन क्यों नहीं लगाया, सेकंड भी तो गलत हो सकता है। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने पैटर्न देखा है, नन जो आंसर है ना ऐसे क्वेश्चंस में, वो शायद एक या दो ही जगह सही रहा होगा, ठीक है, वरना कहीं पर भी नहीं है नन आंसर। दैट इज वाई मैं इसे सही मानूंगा, ओनली वन स्टेटमेंट, और आगे बढ़ जाऊंगा। अब बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने एक्चुअली ईयर गलत किया हुआ है, ये ईयर है 1674, और राजगढ़ की जगह रायगढ़ आएगा, तो इसमें दोनों चीजें गलत हैं, ठीक है। और सेकंड में इसने सिर्फ ईयर को गलत किया, मतलब थर्ड वाले में इसने सिर्फ ईयर को गलत किया, 1677 है वो ईयर। नेक्स्ट पे आते हैं, 57 अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ये है क्या। ये है नू सिपिर। ये यूजुअली पता होता है लोगों को, जिन्होंने भी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, ये तो पता होता है कि ये वाला सही है। बाकी बाकी नेक्स्ट टू के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, अभी भी नहीं है। तो सेकंड है रियाजुल इंशा, महमूद गवान, और उससे नेक्स्ट है बुरहान ए मासिर, रफीउद्दीन शिराजी, इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली इसमें से सिर्फ दो सही है, लास्ट वाला गलत है। तो ये वाला गलत है, ये सही है, दो स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि लॉजिक यूज नहीं किया तो इस पे ज्यादा डिस्कशन कर नहीं रहा मैं, मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में पता है नहीं। 58 अभी मैंने बोला था प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाता है, तो हमें चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि आपने लास्ट ईयर के पेपर में, मतलब जो लास्ट सीरीज मैंने करवाई थी 2022 वाला पेपर, उसमें दसवंत पेंटर वाला क्वेश्चन याद है, कि उसने बोला था दसवंत पेंटर हुआ करता था एक मुगल कोर्ट में, उसने सुसाइड कर ली थी, सुसाइड करके मर गया था। तो मैंने आपको बताया किसी के दिमाग में क्यों आएगा एक पेंटर के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया, अगर उसने एक्चुअली नहीं करी होती तो, राइट। अगर आपको याद होगा तो वो दसवंत पेंटर यही है, और वो अकबर के कोर्ट में हुआ करता था। तो देखो, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन करके आता अच्छे से, तो मैं इसे कैंसिल कर देता, राइट। और बसावन और मीर सैयद ये दोनों सही है, तो मेरा आंसर आ जाता है यहाँ से। अब आप कहोगे कि चलो लास्ट वाला तो मैं कर देता, लेकिन इन दोनों का थोड़ी ना पता था मुझे। तो भाई नॉलेज भी तो काम आती है, और दूसरी बात इससे हेल्प तो मिलती है। अगर मैं इसे काट देता हूँ तो मैं एटलीस्ट ऑल थ्री पेयर्स को तो काट सकता हूँ, और नन को मैं वैसे ही काट दूंगा। अभी मैंने आपको बोला था कि ये यूजुअली आंसर नहीं होता नन, तो एटलीस्ट मैं 50-50 पे तो आ गया। अब 50% चांसेस है मेरे पास, या तो वन करेक्ट है या टू करेक्ट है, लगा दो कोई सा भी, कुछ तो होगा। 59th क्वेश्चन ये भी देखो लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इसमें भी ज्यादातर लोगों को रानी दुर्गावती गोंडवाना से पता होगा। चांद बीबी अहमदनगर ये भी पता होगा लोगों को, बस जूरा और मोहम्मद मोहम्मद शाह ये नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। तो मुझे दो तो पता थे, तो मुझे ये पता था कि भाई अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो नॉलेज के बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपको पता है पहला और दूसरा सही है, आपको ये पता है, तो ओनली वन पेयर तो कट ही जाएगा ना, और नन भी कट जाएगा। अब आप या तो कहोगे दो सही है, आप कहोगे तीन सही है, तो 50-50 पे पहुंच गए। तो पार्शियल नॉलेज भी हेल्प करती है पेपर को सॉल्व करने में। इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, जितने भी मैंने आपको बताया, ये जो मेडिवल इंडिया से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, और इन्हें स्किप किया जा सकता है, सारे तो नहीं, लेकिन जिसमें भी अगर बिल्कुल भी हिलाने लायक ना हो तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें आमिर ए दाद, ठीक है, आमिर ए दाद। आमिर मतलब एक हाई साउंडिंग ऑफिशियल होता है, हाउस हाई साउंडिंग ऑफिशियल है, तो कम से कम मुझे इतना तो समझ आ रहा है कोई ऑफिसर होगा या ऑफिशियल होगा कोई। तो ये बोल रहा है
लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट द डिसीजंस ऑफ द जजेस। ठीक है, ऑफिसर तक तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये जजेस के मतलब लॉ ऑफिसर है कोई और ऑफिसर, सही गलत दोनों हो सकता है। लेकिन ये सेकंड वाला तो सबने पढ़ा होता है, छहलगनी वाला। ये तो जब हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रुप ऑफ 40 चहलगनी, वो रजिया सुल्तान वगैरह के आसपास वाला जो था। ठीक है, तो ये तो सही हो गई। और इसके सही होते ही मुझे ये समझ में आता नन तो आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो अब मैं तीन ऑप्शन है मेरे पास, तीन में से लगा सकता हूं मैं। लास्ट वाला बरीद ए मामलिक, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम। इसका ऑल थ्री आंसर है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सूरदास सूरसागर। ये नाम से भी पता लग रहा है सूरदास ने सूरसागर की रचना करी थी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। शंकर देव। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो नाम घर वाले क्वेश्चन में हमने शंकर देव को पढ़ा था। अगर नाम घर वाले क्वेश्चन में हमने शंकर देव के बारे में पढ़ाई कर ली होती तो हमें पता होता कि शंकर देव कीर्तन घोष के लिए भी फेमस है। तो ये भी सही हो जाता हमारा। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संत तुकाराम अभंग, ये एक्चुअली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ये एक्चुअली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ये इजियर साइड का क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं है, नॉलेज से ही सॉल्व हो सकता है ये। सॉरी, पर इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। चलो, बहुत देर बाद ऐसा हुआ है कि हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, अब हम इसमें कुछ हिला सकते हैं क्वेश्चन में। चलो आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिक्स composed his verses mainly in हिंदी ब्रज भाषा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिक्स composed his verses mainly in हिंदी ब्रज भाषा। अब देखो, देखने में आपको ये वियर्ड लगेगा कि भाई गुरु गोविंद सिंह है, हिंदी ब्रज भाषा की बात क्यों हो रही है, पंजाबी की बात क्यों नहीं हो रही। क्या ये 10th गुरु है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने आपको क्या बताया था, जब चीजें ऑब्वियस होती है ना, उन स्टेटमेंट्स का गलत होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि ऐसा ही होता है यूजुअली कि जब अगर ये बोलता ना कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जो कंपोजिशन है वो मेनली पंजाबी में करी है, तो हमें बहुत लॉजिकल लगता है यार, गुरु गोविंद सिंह है तो उन्होंने तो पंजाबी में करा होगा बिल्कुल, ठीक है, सिख से रिलेटेड है क्योंकि। लेकिन यही प्रॉब्लम आ जाती है, वो बहुत ऑब्वियस हो जाता। ये इतना रैंडम है कि इसे कोई भी देख के गलत करना चाहेगा, एंड एक्चुअली ये सही है। अब आप देखोगे क्यों इसने ना एग्जैक्ट वर्ड का यूज नहीं किया कि कंपोज्ड हिज वर्सेस इन हिंदी। ठीक है, इसने बोला मेनली इन हिंदी। हो सकता है पंजाबी भी यूज करी हो, कोई और लैंग्वेज भी यूज करी हो, ब्रज भाषा के अलावा कोई और डायलेक्ट यूज करा हो, लेकिन इसने मेनली लिख दिया। तो मैंने आपको ये चीज भी सिखाई है कि जब डाइल्यूट करने की कोशिश करे स्टेटमेंट को और वो बहुत रैंडम स्टेटमेंट हो, देखो दो दो लॉजिक लग रहे हैं इसमें, एक तो ये डाइल्यूट कर रहा है मेनली की वजह से, ठीक है, और एक ये बहुत रैंडम स्टेटमेंट है, तो इसे तो मैं गलत नहीं मानूंगा। तो ये हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्ले नील दर्पण वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता तो नहीं। लेकिन ये बहुत इजी है, सबको पता होता है, मॉडर्न इंडिया जब भी पढ़ते हैं हम तो सबने पढ़ा होता है इनके बारे में कि नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने लिखी है, और आनंद मठ में वंदे मातरम का यूज हुआ है, ये भी स्पेक्ट्रम में वर्बेटिम दिया हुआ है। तो ये नॉलेज बेस्ड है, मैं मानता हूँ, लॉजिकल बेस्ड नहीं, लॉजिकल बेस्ड पे सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन मैं स्टेटमेंट भी इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट स्टेटमेंट से आपको पैटर्न का तो पता लग रहा है कि कैसे चीजें दी जाती है। हो सकता है यहाँ क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए और कहीं और हो जाए। जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
वन, जेम्स मिल वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। एक जेम्स मिल था कोई, इंडियन रिलीजन के बारे में काफी क्रिटिकल था, मतलब आलोचना किया करता था, वो आलोचनात्मक था हमारे बारे में, मतलब इंडियन कल्चर और रिलीजन के बारे में। मैंने आपको बताया जब भी कमीशन यूपीएससी, एससीएस, यूपीसी, यूपीपीसीएस, ये जो भी है, एचपीएससी, ये जो क्वेश्चन बनाते हैं और ये आपको ना ब्रिटिश लोगों की उस टाइम के, नॉट अभी के, ठीक है, कभी अभी मॉडर्न टाइम का भी आप देख लो, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। वो ब्रिटिश की जब भी बुराई करते हुए दिखे किसी चीज में, ब्रिटिश को नेगेटिव लाइट में दिखाते हुए दिखे, तो समझ जाना वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। सॉरी। तो ये नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है जेम्स मिल को, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, विलियम पेंटिक अनाउंस्ड इन 1835 दैट पर्शियन वाज अबॉलिश्ड। पर्शियन को अबॉलिश किया एज कोर्ट लैंग्वेज एंड इंग्लिश को उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगेन वो इंडियन कल्चर को, क्योंकि उस टाइम पे नेटिव इंडियन कल्चर में पर्शियन लैंग्वेज आती थी, क्योंकि पर्शियन रूल था, मुगल्स का रूल था। तो इंडियन कल्चर को हटा के वो अपना कल्चर के साथ ओवर पावर कर रहे हैं। ये चीज नेगेटिव लाइट में दिखा रही है उन्हें, फिर से कॉलोनियलिज्म वाली मेंटेलिटी दिखा रही है। तो क्योंकि ये नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है उन्हें, तो मैं इसे भी सही मानूंगा। अब आते हैं थर्ड पे, वुड्स डिस्पैच। काफी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, 1854 में आया था ये, ठीक है। वुड्स डिस्पैच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी पॉजिटिव लाइट में दिखाए इन्हें, तो वो गलत हो जाता है, तो ये गलत है। अब देखो हमारी रीजनिंग यहाँ पे गलत हो सकती है, कि इसने वुड्स डिस्पैच को पॉजिटिव लाइट में दिखा दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वुड्स डिस्पैच एक्चुअली पॉजिटिव था, तो उसे पॉजिटिव लाइट में दिखा सकते हैं। डिस्पाइट दैट, देखो उसके पॉजिटिव होने के बावजूद और पॉजिटिव दिखाने के बावजूद भी इस स्टेटमेंट को उन्होंने गलत कर दिया है। ऐसे पैटर्न आप अगर गौर करोगे तो देखोगे कि एक पॉजिटिव चीज के बारे में पॉजिटिव बोला तो भी स्टेटमेंट गलत कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ब्रिटिश से रिलेटेड कोई चीज है उसे पॉजिटिव दिखाएंगे तो वो गलत आएगा। अब इसने गलती पता है क्या करी है, कैलकाटा बॉम्बे तो सही है, यहाँ पर दिल्ली की जगह मद्रास होना चाहिए था, ठीक है, चेन्नई। और वुड्स डिस्पैच क्योंकि 1854 में आया था, और 1854 में दिल्ली उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी नहीं ब्रिटिश के लिए, राइट। ये तो 1905 1911 की बात है, जब दिल्ली इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि बंगाल का डिवीजन कर दिया था, फिर उसके बाद कोलकाता से कैपिटल इधर शिफ्ट कर दी थी दिल्ली, तब जाके तो इतनी इंपॉर्टेंट साइड दिल्ली की। 1854 में कहाँ दिल्ली से इतना मतलब था, दैट इज वाई स्टेटमेंट गलत है। तो वन एंड टू सही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 64। द इंडियन नेशनल आर्मी had fighting brigades in the name of Gandhi, Azad and Subhash। दो तीन लॉजिक इस स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए। पहला लॉजिक ये है कि मैं कह देता हूं कि नहीं थे, इस नाम से ब्रिगेड्स नहीं थे। हाउ डू आई मेक श्योर कि नहीं थे? इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया से बाहर भी काम कर रही थी, इंडिया के अंदर भी काम कर रही थी, बन गई होगी कोई तीन ब्रिगेड्स, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट ना हुई हो, क्योंकि उस टाइम पे भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से तो इलीगल काम ही, तो हो सकता है डॉक्यूमेंटिंग ना हुई हो, ऐसी चीजें हो गई हो, तो इसे कैसे सही मान सकते हैं फिर हम, है ना। तो दैट इज वाई मैं इसे प्रूव करना बहुत गलत हो जाएगा अगर मैं बोल दूं कि नहीं थी ऐसी कोई ब्रिगेड, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। अब दूसरा क्या है कि दूसरा लॉजिक क्या है इसमें, कि गांधी, आजाद और सुभाष तीनों ही बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं। और मैंने आपको ये बहुत पहले बता दिया होगा सीरीज में, कि जब रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है, या उनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज बोली जाती है, या उनके बारे में कुछ डेडिकेट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं। तो दैट इज वाई मैं स्टेटमेंट को गलत नहीं मान सकता कि इंडियन नेशनल आर्मी में कोई फाइटिंग ब्रिगेड थे जो इनके नाम पर थे, ठीक है। सेकंड है, द स्लोगन्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वर जय हिंद एंड दिल्ली चलो। अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, जिन्हें नॉलेज नहीं होगी, जिन्हें नॉलेज होगी तो करके निकल जाएंगे, जिन्हें नॉलेज नहीं होगी वो कहेंगे कि जय हिंद तो हो सकता है, दिल्ली चलो नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने कहीं और पढ़ा है ना। कहाँ पढ़ा है? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, नहीं सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले
दिल्ली चलो के बारे में हमने पढ़ा था कि जब सबने बोला था कि दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, और विनोबा भावे वगैरह वाला जो एपिसोड हुआ था, तो दिल्ली चलो की बात आ गई थी। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, इंडियन नेशनल आर्मी में कौन चेक करने चाह रहा है कि उन्होंने कभी भी दिल्ली चलो का नारा लगाया ही नहीं था? है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कभी ना लगाया हो। अगर उन्होंने लगाया होगा और लोगों को पता होगा, कहीं डॉक्यूमेंट हुआ होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर है। और अगर उन्होंने कभी लगाया नहीं होता, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनता कि द स्लोगन्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वर नॉट जय हिंद एंड दिल्ली चलो, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं है ना। मैंने आपको बहुत बार सिखाई है ये चीज कि हिस्ट्री में नेगेटिव स्टेटमेंट प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, असर्टिव स्टेटमेंट सही हो जाती है। अब थर्ड देखो, राज बिहारी बोस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी। ये आपको देखते ही पता है स्टेटमेंट गलत है, क्यों? पहली बात तो एसोसिएटेड बोल रहा है, एसोसिएटेड मतलब कोई भी रिश्ता नाता नहीं था, है ना? इसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि लेड कर रहे थे या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे थे। अगर पर्टिकुलर कुछ बोलते तो इस स्टेटमेंट को मैं गलत कर सकता था, लेकिन एसोसिएशन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? एसोसिएशन तो, अच्छा मैं एक ऐसे बोलता हूँ कि चलो, कि उस टाइम पर एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था, लेट अस से प्रमोद बोल दो, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, कोई हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, कोई आदमी था प्रमोद। अब मैं कह रहा हूँ प्रमोद का इंडियन नेशनल आर्मी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। आप इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो? उस आदमी ने कभी आईएनए की हेल्प करी हो, आईएनए ने कभी उसकी हेल्प करी हो, कभी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट गए हो, कुछ भी हो, एसोसिएशन हो गया ना किसी एक मैनर में। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि एसोसिएटेड नहीं थे? है ना? बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये तो राज बिहारी बोस की बात हो रही है, इतने रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी के बारे में इतना नेगेटिव लाइट तो नहीं दिखा सकते हम। दैट इज वाई स्टेटमेंट गलत है, इसमें दो ही स्टेटमेंट सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आता हूँ 65th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस। अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी तो बस प्रीमाइज दे रहा है, ठीक है। विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक तो ये, और एक बोल रहा है बाय मींस ऑफ सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट। तो बस ये दो ही चीज गौर करने की यहाँ पर। और सबने पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होती। दैट इज वाई यहाँ पर गलत है। अब पॉलिटी में ये याद रखना, पॉलिटी में अलग ही ट्रिक्स, अलग ही लॉजिक चलता है, क्योंकि पॉलिटी में चीजें लिमिटेड है। तो वहां पर कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। पॉलिटी में यूजुअली क्या होता है, हिस्ट्री वाले जो, हिस्ट्री या एनवायरनमेंट वाले जो लॉजिक है ना, कि नॉट का यूज कर दिया उसने या ओनली बोल दिया, ऐसी चीजें यहाँ पर काम नहीं करती, क्योंकि इसमें सब कुछ डिफाइंड है क्लियरली। तो यहाँ पर नॉट, ओनली, मोस्टली, ये सब चीजें काम नहीं करती। इसलिए इसका अलग ही एक तरीका होता है सॉल्व करने का, वो हम देखते जाएंगे क्या क्या है। जैसे कि इसमें सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल, हाँ एक चीज है इसमें, इसमें एंटोनिम्स का बहुत यूज होता है, ठीक है। कैन का कैन नॉट कर देगा, ठीक है। इसने सिंगल ट्रांसफरेबल की जगह नॉन कर दिया, ठीक है, तो मीनिंग को ऑपोजिट कर देगा। ये बहुत होता है पॉलिटी में, तो इस चीज का ध्यान रखना, एंटोनिम्स का यूज होता है, एक ट्रिक ये कह सकते हैं हम। सेकंड, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी फ्रॉम गोवा। अच्छा चलो अभी के लिए स्टेटमेंट वन को छोड़ो। हो सकता है मैं चलो अज्यूम कर लूं कि आपने नहीं पढ़ा, या फिर आपने किसी वजह से सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट इसमें कंफ्यूज हो गया, आपने मान लिया ये तो सही है स्टेटमेंट, मतलब माना तो नहीं, लेकिन आपने भी इसे गलत नहीं किया। आप सेकंड स्टेटमेंट पे आओ, सेकंड स्टेटमेंट तो आप सही कर ही नहीं सकते। इसमें तो एक लॉजिक है बहुत बड़ा। ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का एमपी है उसके वोट की वैल्यू गोवा के एमपी से ज्यादा है। ये तो सिंपल सिंपल फंडामेंटल राइट है कि राइट, राइट टू इक्वालिटी, उसे वायलेट कर रहा है। ये तो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो वोट है इनडायरेक्टली, वो गोवा के लोगों की वोट से ज्यादा वैल्यू रखती है, ये बोल रहा है। कहने का मतलब, आई इफ आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मेरे वोट की वैल्यू लेटस से 5 है, तो कोई इंसान जो गोवा का होगा उसके वोट की वैल्यू 4 होगी। वो ये कहना चाह रहा है, दिस इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो इस स्टेटमेंट को मैं काट दूंगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को काटते ही देखो ए ऑप्शन गया,
बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, आंसर आ गया मेरा 3 एंड 4। तो हमेशा प्योर नॉलेज चेक नहीं कर रहे होते कमीशन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब भी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इन चीजों पर भी ध्यान देना। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पढ़ लेते हैं, शायद कुछ और निकल के आ जाए। इलेक्टर्स कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही बात है। नोटा हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नोटा यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है, कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट सबसे लास्ट आया है तो तुम्हारी जो वोट थी वो तुम्हारे सेकंड प्रेफर्ड कैंडिडेट को चली जाएंगी तुम्हारी वोट। तो वोट वेस्ट नहीं होती, और वेस्ट नहीं होती तो नोटा पे क्यों डालें फिर हम, राइट? तो उन्हें नोट अलाउड नहीं होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहे द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आर नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। अब पॉलिटी को गौर से देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिट मैंडमूस, मैंडमूस मतलब जो कमांड करते हैं कोर्ट, कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो गलत करने की पॉसिबिलिटी है, बोथ की जगह ओनली वन होगा कोई, या तो सिर्फ पब्लिक या प्राइवेट, और पब्लिक और प्राइवेट में से चूज करोगे तो सिर्फ पब्लिक ही होगा। हो सकता है गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पर, तो अभी मैं डाउट में रखता हूँ इसे, अभी मैं राइट या रॉन्ग नहीं लगाता हूँ इस पे। सेकंड पे आते हैं, मैंडमूस कैन बी इशूड टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये बोल रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के बारे में भी इशू किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये भी गलत हो सकता है। अगर प्राइवेट वाला नहीं हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, इस पे भी डाउट है। मैंडमूस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि गवर्नर को तो इम्यूनिटी मिलती है ना चीजों से, उनके अगेंस्ट आप मैंडमूस कैसे इशू कर दोगे, कैसे बोल दोगे गवर्नर को कि आपको ये करना है या ये नहीं करना? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग है ना। Mandamus can be issued against a state to refund the tax collected unlawfully। अब देखो, मैंने जो बात बोली थी पीछे की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव कुछ इलीगल करता है, अनलॉफुल करता है, तो जुडिशरी इंटरवीन करेगी। ये तो सेपरेशन वाले प्रिंसिपल में नहीं आता। तो इसलिए, और इसने साफ साफ बोला टैक्स कलेक्टेड अनलॉफुली, तो ये तो सही हो जाएगी स्टेटमेंट। तो 3 और 4 तो यहाँ बिल्कुल सही है, 1 और 2 एक्चुअली गलत है। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मैंडमूस इशू नहीं कर सकते, तो दैट इज वाई इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद अ सिंपल मेजोरिटी। तो ये तो नॉलेज बेस्ड है, इस पे कुछ लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक है लेकिन उतना, अगर जो लॉजिक इस यहाँ लग रहा है, अगर वो लॉजिक आप लगा पाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फिर तो आपको उससे ज्यादा नॉलेज ही होगी इसकी ऑलरेडी। ठीक है, कि अगर आपको ये लॉजिक पता है कि सिंपल मेजोरिटी कब लगती है, स्पेशल मेजोरिटी कब लगती है, और स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स कब लगता है, अगर आपको इसका रीजन पता है तो आपको ये आंसर ऑलरेडी आता है, फिर तो लॉजिक का यूज का जरूरत ही नहीं है। दैट इज वाई इसमें लॉजिक का सहारा नहीं लेंगे। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नई स्टेट जब बनाते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है वो अमेंडमेंट। सेकंड, जब अमेंडमेंट डीपीएसपी पे आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हमें, ये भी बिल्कुल सही है। और जब हमें आर्टिकल 368 को ही, जो अमेंडमेंट की पावर देता है, उसको ही अगर हमें अमेंड करना हो, तो देखो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। तो इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, प्लस कम से कम आधे स्टेट्स का कंसेंट चाहिए, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। Establishment of standards of weight and measures, union list, adoption and succession, state list, betting and gambling, concurrent list। अब देखो, ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि भाई हमने तो लिस्ट कभी रटी नहीं है। यूनियन लिस्ट में कितने, अराउंड 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है,
अब आप कह रहे हो कि 99, कमीशन आपसे उम्मीद कर रही है कि 97 के 97 आपको रटे होने चाहिए, और 97 तो सिर्फ यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट भी तो है, तो सारे तो हम रट के नहीं आ सकते। तो इनके पीछे एक लॉजिक होता है, उसी पे बेसिस हम देखेंगे कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। दो तरीके सिखाता हूं मैं आपको ये करने के। पहला लॉजिक तो ये है, ऐसे रूल्स जो हमें पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म चाहिए वो आएंगे यूनियन लिस्ट में। ये मान के चलना आप, जैसे कि डिफेंस है, पूरी कंट्री के डिफेंस अब इंडियन आर्मी करेगी, एयरफोर्स करेगी, या फिर और ऑर्गेनाइजेशन है, नेवी है ना, ये करेंगे पूरे कंट्री के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, तो ये यूनियन लिस्ट में आएगा डिफेंस। ऐसे फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये भी तो यूनियन लिस्ट में आएगा। फॉरेन अफेयर्स किसी स्टेट के फॉरेन अफेयर्स थोड़ी ना होते हैं, स्टेट एज इन प्रोविंस, ठीक है। तो जहां पर हमें पूरे कंट्री के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, वो वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो यूनियन लिस्ट में आएगा। तो अगर आप देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो ये तो यूनियन लिस्ट में आना चाहिए ना, पूरे कंट्री में वेट्स एंड मेजर्स तो सेम होने चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना उत्तर प्रदेश का 1 किलोग्राम और हरियाणा का 1 किलोग्राम अलग अलग होगा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। दैट इज वाई पहला वाला सही है। अब दूसरे पे आते हैं, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। अब स्टेट लिस्ट का हिस्सा वो होते हैं जब स्टेट्स जो है अपने रूल्स बना सकते हैं और दूसरे स्टेट्स अपने रूल्स बना सकते हैं, और वो दोनों जो रूल्स हैं अपने अपने स्टेट में काम करेंगे, एक दूसरे के स्टेट में काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिकर पॉलिसी, जैसे कि गुजरात और बिहार को देख लो, ड्राई स्टेट्स है, लिकर बैंड है वहां पर, राइट। पूरे कंट्री में तो बैन करने की जरूरत नहीं है ना, अगर किसी स्टेट में है तो वो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे टॉपिक्स जो स्टेट इंडिविजुअली देखते हो, जैसे पुलिस हो गया, सारे स्टेट की पुलिस अलग है ना, तो वो यूनियन लिस्ट में नहीं आएंगे, वो स्टेट लिस्ट में आएंगे ऐसे सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताओ, अडॉप्शन एंड सक्सेशन स्टेट लिस्ट में आना चाहिए क्या? अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। एक मिनट, थर्ड देख लेते हैं पहले। बेटिंग एंड गैम्बलिंग बोला कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दोनों के दोनों रूल्स बना सकते हैं, यूनियन भी स्टेट भी। तो आप मुझे बताओ, बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आपने ये तो सुना ही होगा कि भाई हरियाणा में गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, बेटिंग अलाउड नहीं है ना। लेकिन आपने गोवा के कसिनोज के बारे में सुना है? गोवा में तो कसिनोज हैं, सिक्किम में तो कसिनोज हैं, केरला में तो लॉटरी अभी भी चलती है ना। तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग कुछ स्टेट्स में अलाउड है, बाकी स्टेट्स में नहीं अलाउड है। तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, राइट। तो थर्ड वाला जो है एक्चुअली स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, और जो सेकंड वाला है एडॉप्शन एंड सक्सेशन, वो अगर देखो, अडॉप्शन एंड सक्सेशन पे सिर्फ स्टेट्स रूल बनाते तो मैं बोलता है स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी हिंदू सक्सेशन एक्ट का नाम सुना है? ये तो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया हुआ एक्ट है, ये तो सक्सेशन एक्ट है और पार्लियामेंट ने बनाया है। कहने का मतलब, अगर ये पार्लियामेंट ने बनाया और सक्सेशन एक्ट है, तो ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा तो नहीं हो सकता। तो ये किसका हिस्सा होगा? ये होगा या तो यूनियन का या कनकरेंट का। हमारे पास ऑप्शन है कनकरेंट का। तो आप देख रहे हो इसने क्या करा है, इसमें जो मैं आपको काफी टाइम से सिखाता आ रहा हूँ, स्विच मारा है दो के बीच में। तो इसका ओनली वन पेयर इज करेक्ट, बाकी के दोनों गलत है। फिर आते हैं 69th क्वेश्चन पे। 69th, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वैसे तो सब पढ़ के आते हैं, बहुत इजी चीज है ये। लेकिन अगर नहीं पता तो रेसिडुअरी क्या होता है? जो चीज बच जाती है, लेफ्ट आउट चीज होती है, राइट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो रह गए हैं। तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे गए हैं। अब ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इन्हें किसी भी लिस्ट में क्यों नहीं लिखा गया है? रीजन ये है कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही ना करता हो, मान लो उस टाइम पे इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इंटरनेट के बारे में कौन रूल बनाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना। कौन से सब्जेक्ट में लिखा जाएगा, ऐसे यूनियन में, स्टेट में, कंकरेंट में? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे किसी लिस्ट में कैसे डाला जा सकता है? तो ऐसे टॉपिक्स जो किसी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन टॉपिक्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट माना जाता है, और उन पे कौन
लॉ बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा तो ये क्वेश्चन रुइन हो जाएगा आपके लिए, फिर लॉजिक का यूज नहीं कर पाओगे, नॉलेज ही आ जाएगी फिर तो। अभी देख लेते हैं। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीनों की तीनों लिस्ट में नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 बोथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, दीज सब्जेक्ट्स बोल रहा है, दीज किसको रेफर कर रहा है, ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है एक्चुअली, कि इन सब्जेक्ट्स पे दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, लेकिन द थिंग इज कि रूल भले ही दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने साथ में रूल बना दिए तो यूनियन वाला रूल माना जाएगा, स्टेट वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कैवेट है इसमें। फिर आता है थर्ड, स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडुअरी सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था स्पेस टेक्नोलॉजी पूरे कंट्री के लिए सेम होनी चाहिए, राइट। पूरे कंट्री के लिए, इसरो पूरे कंट्री के लिए काम करता है, तो ये तो यूनियन लिस्ट में आएगा, तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट में नहीं आएगा। दैट इज वाई मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। अब एक छोटी सी लिस्ट बता देता हूं मैं आपको, देखो आपको ना विदाउट एनी फेल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल टिप्स पे रटे होने चाहिए। ठीक है, आपको स्केड्यूल्स बिल्कुल टिप्स पे रटे होने चाहिए, और आपको आर्टिकल्स एटलीस्ट आर्टिकल नंबर 51 तक, तो एक एक आर्टिकल या फिर 51 ए तक एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्केड्यूल्स हो गया, वो डीपीएसपी वगैरह आ गया है, यस। ये सारे आर्टिकल, ये सब कुछ तो आपको पॉलिटी में रटा ही हुआ होना चाहिए। उसके बाद की बात बाद में करेंगे कि इसके आगे के आर्टिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको रटा होना चाहिए। इसमें मैं फिर कोई लॉजिक वगैरह नहीं बता पाऊंगा अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो। अगर इतना पता है तो देख लेते हैं हम। देखो, मैंने आपको ये टेक्निक पिछले पेपर में भी सिखाई थी, फिर से सिखा रहा हूँ। जब ये कुछ ऐसी लिस्ट टू देखो, सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, हाई कोर्ट, इंटरस्टेट काउंसिल, यूनियन टेरिटरी, आप देख रहे हो ये चारों चारों जो टॉपिक्स हैं, ये सेम किसी पार्ट से तो नहीं है, नॉट फ्रॉम सेम पार्ट। और ये आपको जब भी पता चलेगा जब आपने पार्ट सारे रटे होंगे। ठीक है, अगर ऐसी लिस्ट आपको मिल जाए कि जो सेम पार्ट से ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के, और फिर आपको उसे आर्टिकल्स मैच करने हो, तो ये एक्चुअली इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब क्यों हो जाता है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है कि आप पार्ट्स लिखोगे, अब ये फाइनेंस कमीशन फाइनेंस वाले पार्ट से आएगा, जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस के बारे में बात करता होगा। हाई कोर्ट जो है, जो स्टेट्स के बारे में जो पार्ट काम करता होगा वहां से आएगा है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर इन इंटर स्टेट रिलेशन वाले पार्ट में आएगा कि नहीं आएगा ये। और यूनियन टेरिटरी का तो पार्ट एक यूटी नाम से है ही, राइट। तो अगर आपको पता हो तो देखो फाइनेंस जो है वो 12th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। और स्टेट्स जो है वो कौन सा पार्ट है, स्टेट्स है 6 पार्ट। ठीक है, और फिर है आपका इंटर स्टेट काउंसिल, ये रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वाले पार्ट से आ जाएगा। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका 1 सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 11th पार्ट होगा आपका। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी फिर आपका कौन सा पार्ट होगा, 8th पार्ट होगा। अगर आपको इतना पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, जो टॉपिक 6th पार्ट से बिलोंग करता है उसका आर्टिकल 12th पार्ट से बिलोंग करने वाले टॉपिक से तो छोटा ही होगा ना, है ना। तो अगर मैं इनको इस ऑर्डर में अरेंज कर लूं कि सबसे छोटा पार्ट सबसे पहले, जैसे सबसे छोटा पार्ट है 6, हाई कोर्ट सबसे पहले लिख लो, फिर उसके बाद 6 के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 8, यूटी लिख लो उसके बाद, उसके बाद 11th पार्ट इंटर स्टेट काउंसिल, और उसके बाद फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं अब ये आर्टिकल्स के। तो सबसे छोटा आर्टिकल यहाँ पे होगा, उससे बड़ा आर्टिकल यहाँ पे होगा, उससे बड़ा आर्टिकल यहाँ पे होगा, उससे बड़ा आर्टिकल यहाँ पे होगा। लिस्ट वन में सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है, 226 है।
तो सबसे पहले 226 आएगा हाई कोर्ट के लिए, फिर 226 से बड़ा आर्टिकल कौन सा 239, तो यहाँ 239 आना चाहिए यूटी के लिए। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा 263, तो यहाँ 263 आना चाहिए। उससे बड़ा कौन सा 280, तो यहाँ 280 आना चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूं कि 263 जो है किसके लिए आ रहा है, मेरा इंटरस्टेट काउंसिल के लिए आ रहा है, तो ए का 3 होना चाहिए, राइट। फिर आ रहा है 226 किसके लिए आ रहा है, हाई कोर्ट के लिए आ रहा है, तो बी का 2 होना चाहिए। फिर आ रहा है हमारा 239, 239 यूनियन टेरिटरीज के लिए आ रहा है, तो सी का 4 होना चाहिए, यस और नो। फिर आ रहा है हमारा 280, तो डी का 1 होना चाहिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए 3241, 3241, ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सारे आर्टिकल्स रटे हुए होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पार्ट्स की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये देखी होगी, मैंने खुद डेवलप नहीं करी है, मैंने भी कहीं से देखी है, आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा वेट, ये इरेज नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें आपको रट लेनी है, अगर आपको नहीं आती तो एक दिन है आपके पास, इन्हें रटना बहुत ईजी है एक दिन में। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक निमोनिक है छोटा सा, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ठीक है, यूजिंग पैरा मिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। ठीक है। तो देखो, इसके जो फर्स्ट लेटर है सबका कैपिटल लेटर जो है, ये हमारे एक्चुअली पार्ट से रिलेटेड टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा आपको क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हम इस सीरीज पे फोकस कर रहे हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे यू से यूनियन और उसके नाम की बात होती है, सी से हम फिर सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो पार्ट 2 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं पार्ट 3 में, डी से डीपीएसपी पार्ट 4 में बात करते हैं, एफ से फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया, इसमें हम 4A पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन, फिफ्थ पार्ट स्टेट्स, सिक्स्थ पार्ट यू से फिर यूटी यूनियन टेरिटरीज आ गया। सेवंथ पार्ट नहीं है क्योंकि सेवंथ पार्ट को कैंसिल कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका फिर डायरेक्ट एट्थ पार्ट। ओके। फिर आते हैं पी से पंचायत, ये हो जाएगा आपका नाइन्थ पार्ट। एम से हो जाएगा आपका म्युनिसिपैलिटी, ये हो जाएगा आपका नाइन्थ ए। और सी से हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव्स, नाइन बी। एस से फिर आपका हो जाएगा, सेकंड एस मुझे याद नहीं आ रहा है, और आर से फिर हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, एस वाला भी अभी 9B 10 11 हो जाएगा, फिर ये आपका रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। और एस से क्या था, हाँ, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये हो जाएगा आपका 10th पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने 11th पार्ट तक तो करा दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद है आपका, 1 सेकेंड लेट मी रिकॉल, फॉरेन टूर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ऐसे करके कर लेना, ये आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्दी से, लेकिन जल्दी बताना होगा आपको क्योंकि कल ही का दिन है हमारे पास, तो मैं जल्दी से एक वीडियो बना के डाल दूंगा।
आप याद कर लेना पार्ट्स। ऐसे ही स्केड्यूल्स याद कर लेना, और 1 से लेके 51 तक आर्टिकल्स याद कर लेना। अगर इतना याद करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे कि मैंने बोला स्केड्यूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्केड्यूल्स के ऊपर ही है। अगर स्केड्यूल्स याद हैं तो हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जल्दी से देख लेते हैं। ये बोला सेकंड शेड्यूल है, तो सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, मतलब किसको, उसका काम करने के लिए क्या मिलेगा, सैलरीज एंड ऑल। तो इमोल्यूमेंट्स से रिलेटेड क्या है? लैंड रिफॉर्म्स नहीं, एंटी डिफेक्शन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये एक ऑफिसर है, तो इसके इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही होगी उसमें, तो ए का सेकंड हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात कर रहा है? शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। ये हमें रटा हुआ होता है, अगर रटा हुआ नहीं है तो लॉजिकली नहीं होगा। फिर लैंड रिफॉर्म्स जमींदारी वाला है, और आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दोनों हैं। तो अब ये किससे रिलेट करते हैं? ये आपको रटे हुए होने चाहिए। ओके, अगर नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि सी नाइन्थ शेड्यूल जो है वो आपका लैंड रिफॉर्म्स पे बेस्ड है, और 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन वाला है। तो सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो 2143 आपका आंसर है, 2143 आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक का यूज नहीं होना, आपको शेड्यूल्स रटे हुए होने चाहिए। शेड्यूल्स नहीं रटे तो 12 शेड्यूल्स है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन्हें रटना जल्दी से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। अगेन इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑपरेशंस के नाम किसी लॉजिक के थ्रू नहीं रखे जा सकते, वो बहुत ही रैंडम होते हैं। और लॉजिक अगर उनका होता भी है तो वो कभी भी ऐसे रिवील नहीं किया जाता कि ये लॉजिक था, वो बस रख देते हैं बहुत ही रैंडम और बहुत ही न्यूट्रल से नाम। तो जिसको पता है वो इसे कर लेगा। जैसे कि कैक्टस के बारे में बहुत फेमस ऑपरेशन है ये। मॉलडीव्स में जब तख्ता पलट होने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम पे मॉलडीव्स के जो रूलर था उसे बचाया गया था, तो उस ऑपरेशन को बोला था ऑपरेशन कैक्टस। ऐसे मैंने कहीं तो पढ़ा था कि कैक्टस इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ओशन में वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, अरे बायोरॉक टेक्नोलॉजी जिसे सेव करती है, हाँ कोरल रीफ्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं कैक्टस की तरह। तो और क्योंकि मॉलडीव्स आइलैंड नेशन है और कोरल नेशन है, कोरल आइलैंड है, दैट इज वाई उसका नाम ऑपरेशन कैक्टस रख दिया था, जो मुझे थोड़ा लॉजिकल भी लगा। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। मैंने स्टोरी सिर्फ आपको इसलिए बता दी क्योंकि अब आपको कैक्टस नाम से मॉलडीव्स वाला ऑपरेशन याद रहेगा। ठीक है, अब ऑपरेशन मैत्री ये शायद सबको याद होगा, जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2014 या 15 में आया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर व्हेन। लेकिन तब नेपाल को जो रिलीफ मटेरियल पहुंचाया था वो ऑपरेशन मैत्री के थ्रू पहुंचाया था, तो सेकंड वाला ये हो जाएगा। गंगा हमारा यूक्रेन वाला, ये सबको याद ही होगा क्योंकि बहुत रीसेंट है, इवैक्यूएशन हुआ था यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स का, और बाकी और किसी को भी, और सिटीजन्स को भी बचाया था। और कावेरी फिर बचता है डी सूडान वाला। तो ये भी हमारा ऐसे हो जाएगा। ये ऑब्वियसली लॉजिक के थ्रू सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम बस बता रहे हैं कि ये है। फिर आते हैं 73rd क्वेश्चन पे। 73rd क्वेश्चन पीआईएल के ऊपर है। ठीक है, लॉजिकली यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। PIL, Public Interest Litigation, is a legal action initiated in a court of law for enforcement of public interest। नाम में ही पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। और लिटिगेशन आपको पता है कोर्ट्स में होती है, तो इस स्टेटमेंट में तो कुछ गलत है नहीं कि कोर्ट में जाके लिटिगेशन कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। और क्योंकि उसके नाम में पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आप अब आप ये मत बोल देना ये तो बहुत ऑब्वियस दिख रहा है तो हम इसे काट देंगे। इतने भी ऑब्वियस को नहीं काटना है, जो अपने मीनिंग को ही बिल्कुल बता रहा है। ठीक है, वर्ड मीनिंग ही तो है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम क्या होगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हम लिटिगेशन कर रहे हैं। अब अगर इसे आप ऑब्वियस बोल के बोलोगे कि ये तो ऑब्वियस है, काट देते हैं, तो गलत हो जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट पे आते हैं। पीआईएल हैज री इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड। अब आपको लोकस स्टैंडर्ड नहीं पता होगा शायद क्या है, मतलब वैसे तो बहुत इजी चीज है, पता होनी चाहिए, बट शायद किसी को ना पता हो। तो अभी हम डाउट पे हैं, छोड़ देते हैं इसे। बोथ सिटीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल पीआईएल। तो ये क्या कह रहा है, सिटीजन भी पब्लिक इंटरेस्ट के हक में काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती हैं। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई काटने का मतलब ही नहीं बनता इसे, राइट। सॉरी। लेकिन आप ये देखो, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट तो आना ही चाहिए आंसर में, तो मैं सी और बी को काट दूं, और सी और बी को काटते ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि या तो टू सही होगा या 3 और 4 सही होंगे।
ठीक है, या तो 2 सही होगा या 3 एंड 4 सही होंगे। 2 और 3 एक साथ सही नहीं हो सकते, और क्योंकि हमें 3 सही दिख रहा है तो मैं 2 को गलत मानूंगा, और 2 में मुझे डाउट भी था, पता ही नहीं था। तो सब कुछ अलाइन कर रहा है ना। 134 हमारा आंसर है। एक बार लास्ट वाले भी पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। अब आप कहोगे आर्टिकल है, गलत दे दिया होगा, लेकिन देखो आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला 51 तक रटे हुए होने चाहिए। तो जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आप देखते हो कि आर्टिकल 32 जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। और जब आप आर्टिकल 32 पढ़ते हो तो साथ में आप 226 भी पढ़ते हो, क्योंकि ये भी सेम चीज के बारे में बात करता है, लेकिन ये हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो ये हमें पता है, दैट इज वाई स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। बाकी 4 तक अगर आप नहीं भी पहुंचे तो 1 2 3 से ये सॉल्व हो जा रहा है, ऑप्शन जिस तरीके से दिया उस वजह से। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं हम 74th क्वेश्चन पे। 74th क्वेश्चन कहता है, ये प्राइवी पर्स के बारे में, चलो इसे भी पढ़ते हैं। प्राइवी पर्स, जिसको इसका मीनिंग नहीं मालूम है वो वर्ड एसोसिएशन करो। पर्स क्या है भाई? पर्स कहाँ यूज करते हो आप? सामान रखने के लिए या पैसे रखने के लिए? भाई यही है पर्स का मतलब। अब देखते हैं। प्राइवेट पर्स रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। आ गया पैसा। तो अभी तक तो सही लग रहा है। दैट वाज पेबल एनुअली टू रूलर्स ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स दैट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये बिल्कुल सही है कि प्रिंसली स्टेट्स के कुछ रूलर थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए, लेकिन एक शर्त पे कि उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट, द पेमेंट ऑफ प्राइवेट पर्स वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बिफोर 42nd अमेंडमेंट। अब हमें पता है, देखो आज के टाइम पे तो किसी भी प्रिंसली स्टेट के एक्स रूलर को पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब किसी ना किसी अमेंडमेंट ने तो ये खत्म कर ही दिया होगा, है ना। और देखो, अब आप कहोगे फर्स्ट को सही कैसे मान लिया लॉजिकली, मैंने डिस्कस करना भूल गया और एकदम से याद आया मुझे। इसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि ऑब्लिगेशन 42nd अमेंडमेंट में खत्म हो गई थी। अब आप मुझे ये बात बताओ कि 42nd अमेंडमेंट गलत हो सकता है, मैंने माना, लेकिन आप ये तो समझ सकते हो कि इससे आपको इतना तो समझ में आएगा कि ये ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। और अगर ये ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये ऑब्लिगेशन थी। और अगर ये ऑब्लिगेशन थी तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगा ना फिर। तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट के गलत या सही होने से, सिर्फ एग्जिस्ट करने से, गलत और सही की तो बात बाद में करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट के सिर्फ एग्जिस्ट करने से मुझे ये पता लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट गलत हो सकता है, अभी डाउट में है। फिर आते हैं, द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स वाज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट स्टूड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एगैलिटेरियनिज्म एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भैया इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा था ये, इसलिए हमने इसे अबॉलिश कर दिया। ये जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन देखिए तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा सा प्यारा सा स्टेटमेंट है, बहुत ही डाइल्यूटेड स्टेटमेंट है, एगैलिटेरियनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 तो सही है। 2 की बात कर रहे थे, 2 में एक्चुअली ये अमेंडमेंट जो है ये गलत दिया हुआ है, ये किसी और अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, दैट इज वाई हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। लेकिन चलो, अभी मैं कहता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपको नहीं पता सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है नहीं है, और आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए। तो आप हमेशा ये मत करना कि तभी के तभी लगा के आंसर जबरदस्ती और आप ओएमआर भर दे। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ मार्क कर लिया करो, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि इस क्वेश्चन पे आपको वापस आना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं एक बार में करता हूँ उन पे मैं कोई निशान नहीं लगाता यहाँ पे नंबर पे। और जो क्वेश्चन मुझसे होते नहीं है सॉल्व पहली बारी में, मैं उनके नंबर को सर्कल कर लेता हूँ, जिससे कि जब मैं वापस पेज पलटूंगा तो मुझे ढूंढने ना पड़े, क्वेश्चन एकदम से दिख जाए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। 74 को याद रखो, अभी आगे आते हैं। देखो 76, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। 76 क्वेश्चन देखो आप, इसमें बोल रहा है 26 52 86 103। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब लिस्ट 2 देखो, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, फंडामेंटल सॉरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। फिर बोल रहा है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, अभी अभी हम यही बात कर रहे थे पिछले 74th क्वेश्चन में। अब वो बोल रहा है
पिछले क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाला जो अमेंडमेंट है ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कैंसिल हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो लिस्ट वन में 42nd अमेंडमेंट दिया ही नहीं हुआ। इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली गलत होगी कि 42nd अमेंडमेंट तो नहीं हो सकता। इन चारों में से अगर कोई अमेंडमेंट यहाँ पे, जैसे लिस्ट वन के ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इन चारों में से अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा होता तो मैं एक बार को बोल सकता था कि अभी भी डाउट है, लेकिन इन चारों में से कोई नंबर नहीं है तो 42nd तो इसका आंसर सही नहीं हो सकता ना। या तो यहाँ पर अगर 26 होता तो डाउट हो सकता था, 52 पे भी डाउट हो सकता था, 86 पे भी डाउट हो सकता था, 103 पे भी डाउट हो सकता था, लेकिन इस पे नहीं होगा। दैट इज वाई मैं बोलूंगा ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमारे दो स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तो हमेशा पेपर में आंखें खुली रखनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है। और सिर्फ इस पेपर में नहीं, मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विस के पेपर में भी ये चीज दिखा सकता हूँ, यूपी पीसीएस में ये चीजें दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको कॉलेज एग्जाम्स के एमसीक्यूज में ये चीज दिखा सकता हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, तो आंखें खुली रखनी चाहिए, देन एंड देयर आंसर मार्क करके ओएमआर में नहीं बढ़ना चाहिए, पहले पूरे पेपर को एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद ओएमआर में आंसर्स मार्क करने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब सेंटर, यूनियन। वो बोल रहा है, अभी हमने स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट की बात करी थी पीछे, वहां से अब आते हैं यहाँ पे। तो हम ये कह रहा है पार्लियामेंट जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे रूल बना सकता है, लेकिन इसने कंडीशन दी है। अगर ये यहां तक होता ना तो भी सही होता है एक्चुअली, क्योंकि कंडीशन नहीं देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है इफ टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर्स पास रेजोल्यूशंस रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनेक्ट ईच लॉज। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी तो लग रही है पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकता है, और स्टेट खुद कह रहे हैं कि भाई बनाओ तुम हमारे सब्जेक्ट्स पे, तो क्यों ना बनाएगा। लेकिन अभी मैं इसे डाउट में रखता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अ लॉ सो इनेक्टेड, देखो सो वर्ड यूज करा है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है ये। इंग्लिश या लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में पढ़ लो। ये सो बोल रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाले की बात कर रहा है कि इस तरीके से अगर कोई पार्ट इनेक्ट हुआ है, विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि द मियर प्रेजेंस एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, ये 74th क्वेश्चन देखो, द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट सर्टिफाइज द फैक्ट दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेम काम ये यहाँ पर हो रहा है। ये बोल रहा है अ लॉ सो इनेक्टेड, एक ऐसा लॉ जो इस तरीके से इनेक्ट किया गया हो। अगर इसने ये बात बोल दी तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ना, वरना ऐसे इनेक्ट क्यों होगा, और उस पे स्टेटमेंट क्यों बनेगी, ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों बनाएगा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तभी ये बोल रहा है और लॉ सो इनेक्टेड। अब सेकंड सही है नहीं है वो नहीं पता, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस हमें बता रहा है कि फर्स्ट सही है। ठीक है, अ लॉ सो इनेक्टेड विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स। अब कैसे इनेक्ट हुआ था, टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिक्वेस्ट करी थी, है ना, दो या दो से ज्यादा स्टेट ने रिक्वेस्ट करी कि आप स्टेट लिस्ट पे रूल बना दो, और फिर वो कह रहा है कि वो लॉ जो होगा वो सारे के सारे स्टेट्स पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। अब ये बताओ ये लॉजिकल है क्या। मान लो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं दो, एमपी और यूपी का नाम ले लो। एमपी और यूपी ने रिक्वेस्ट करा पार्लियामेंट से कि भाई आप स्टेट पुलिस एक काम करो, स्टेट लिस्ट में पुलिस आता है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप पुलिस पे लॉ बना दो। और वो पूरे फिर इस सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से फिर वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। फिर तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये जो ऑपोजिशन वाली स्टेट्स हैं, फिर तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया में, है ना। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये, है ना, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है ये। फिर तो ये हो जाएगा ना कि पीपल ऑफ एमपी एंड यूपी आर इन्फ्लुएंसिंग इनडायरेक्टली द पॉलिसीज ऑफ होल कंट्रीज। और कौन सी पॉलिसी, स्टेट लिस्ट वाली पॉलिसी। तो ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो अगर टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करके कोई रूल बनवा रहे हैं तो वो उन्हीं स्टेट में अप्लाई होंगे, वो सारे हर जगह नहीं होंगे। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो अपील और रिपील भी, तो अमेंड और रिपील भी तो पार्लियामेंट ही करेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यूपी और एमपी ने बोला कि आप स्टेट लिस्ट पे बना दो और फिर यूनिलेटरली यूपी ने रिपील कर दिया उसे, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है।
तो 1 and 3 स्टेटमेंट आर सही, और हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर आते हैं हम 76 क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिखाया ही था। चलो पहले इसे इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने किया है, और अब इसे नए सिरे से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। देखो अमेंडमेंट हम सारे नहीं रटते, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमें पता होते हैं, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सारे नहीं पता है, तो आपको कम से कम रीसेंट वालों के बारे में तो पता ही होगा कि कौन सा अब आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। अब जैसे आप कंपेयर करो, लिस्ट 2 देखो, इसमें ये बोल रहा है रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, सॉरी, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस आप सबको पता होगा, अब से पहले एससी और एसटीज को रिजर्वेशन मिलता था, उसके कुछ टाइम बाद फिर ओबीसीज को भी मिलने लगा। ईडब्ल्यूएस को तो अब जाके मिलने लगा है। तो ये अमेंडमेंट बहुत पुराना तो नहीं हो सकता, है ना। तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 86 या 103rd अमेंडमेंट हो सकता है ना। तो वन का जो है, ए का वन नहीं हो सकता, और बी का वन नहीं हो सकता। तो आंसर में जहां भी ए का वन या बी का वन है, उसे मैं काट दूंगा। तो ए का वन बी में है, और सी में है बी का वन। तो इसे मैंने काट दिया, सिर्फ ये देखे कि भाई ईडब्ल्यूएस इतना पुराना तो नहीं हो सकता कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ऐसे ही देखो, एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स। आप लोग इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, आपने देखा प्राइवी पर्स वाला जो है, अभी कितने टाइम से नहीं मिल रहा है ये, मतलब आपने, आपके सामने तो कभी नहीं मिला होगा ये। अगर ऐसा है तो ये नया नहीं है ना। अगर ये नया नहीं है, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, तो सी और डी तो नहीं हो सकता इसका। तो जहां भी सी या डी का 3 दिया होगा उसे हम काट देंगे। देखो यहाँ पे सी का 2 दिया हुआ है, यहाँ पे सी का डी 2 दिया हुआ है, ठीक है। डी का वन ठीक है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है इससे। अब आते हैं हम एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। ये एक्चुअली नया आया है, और एंटी डिफेक्शन, अच्छा तो इससे हम 50-50 पहुंच सकते हैं इस लॉजिक से। बाकी इंपॉर्टेंट वाले हमें पता होते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस काफी नया है। तो ईडब्ल्यूएस एक्चुअली इनमें सबसे नया है। तो डी का वन होना चाहिए, और डी का वन हमारा ए और डी दोनों में है। ये तो डिफिकल्ट बना दिया इन्होंने। और प्राइवी पर्स वाला हमारा बहुत पुराना होना चाहिए, तो प्राइवी पर्स वाला आपका 26 मान के चलो, ए का 3। तो ए का 3 ये है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्राइवी पर्स अभी हमने पीछे भी देखा था, प्राइवी पर्स के बारे में बताया था, 42nd अमेंडमेंट, जो कि इसका आंसर नहीं था, करेक्ट नहीं था। प्राइवी पर्स बहुत पुराना था एक्चुअली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें और कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते, चलो आगे बढ़ते हैं। 77, ये फंड्स के ऊपर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, अगर ये बात पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कंटिजेंसी, पब्लिक अकाउंट्स पता है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ये मतलब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि सॉल्व हो जाए, इसमें आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये बोल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट फ्रॉम द फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। मतलब पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर, पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर हम इसमें से पेमेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली गलत है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट, ये एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड में होता है, इसमें नहीं होता। तो ये भी गलत है। ओनली वन पेयर इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। लॉजिक नहीं था, बस करना था ऐसे ही। वैसे अगर आप देखो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना डीप नहीं जाते, लॉजिक नहीं बन रहा है तो फालतू में बाल की खाल नहीं निकालते, ठीक है। फिर ऐसा लगेगा कि अब ये वाले क्वेश्चन जो पॉलिटी के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो देखो आपको आर्टिकल पता होने चाहिए 51A तक। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ, इसमें इतना बता सकता हूँ मैं कि फंडामेंटल राइट, अगर आपको पता है फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है, वो आर्टिकल 35 पे खत्म होता है, ठीक है। ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। अब पार्ट 4 कौन है फिर? फंडामेंटल राइट का आता था डीपीएसपी,
तो डीपीएसपी लॉजिकली 36 से चालू होना चाहिए। अब अगर डीपीएसपी 36 आर्टिकल से चालू हो रहा है तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये एक प्रोविजन है डीपीएसपी की, ये आर्टिकल 36 में कैसे हो सकती है? भाई जब स्टार्ट ही 36 हो रहा है तो पहले तो आर्टिकल ये बताएगा डीपीएसपी है क्या, तो ये तो आर्टिकल 36 तो डीपीएसपी का इंट्रो देगा ना, है ना? तो अगर आप इतना दिमाग लगा सकते हो तो ये गलत हो जाएगा, पर उसके लिए आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये तो गलत हो जाएगा। और बाकी के दोनों अब देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, आर्टिकल भी बिल्कुल पास पास में 43 बी 43 है, तो मुझे बिल्कुल सही सही लग रहा है। अब देखो, करने को तो क्या कर सकता है कि एक्सचेंज भी कर दे इन्हें, कि इसका इसके सर, इसका इसका सर कर दे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये दोनों 2 और 3 सही है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप याद कर लो, एक दिन बचा है आपके पास एग्जाम के लिए, उसमें हो जाएगा। फिर आते हैं 79th क्वेश्चन पे। 79th क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। 39A, अच्छा ठीक है, 39 के अंदर ना 6 सब पार्ट्स हैं। 39 के अंदर 6 सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से? A B C D E F, इन्हें याद रख लो एटलीस्ट, एटलीस्ट ये तो याद रख ही लो, ये तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, इसे ऐसे याद रखो, LDC PHC, ठीक है, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज पब्लिक हेल्थ सेंटर, ऐसे याद कर लो। एल से लाइवलीहुड आ जाएगा, तो ये लाइवलीहुड के बारे में बात करता है। ऐसे डी से कुछ आ जाएगा, पी से कुछ आ जाएगा, एच से कुछ आ जाएगा, ये बात करता है। अब क्या क्या आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया याद करे हुए। लाइवलीहुड, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, ये हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ये चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है। ऐसे मैंने चीज ऐसे याद करी निमोनिक्स के थ्रू। ये प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, ठीक है? तो आप ऐसे याद कर सकते हो, तो देख लो, मैच कर लो यहाँ से अगर आपको दिख रहा है। 39A लाइवलीहुड की बात करना चाहिए, लाइवलीहुड की बात कर रहा है, सही है। 39E हेल्थ की बात करना चाहिए, किसकी बात कर रहा है? इक्वल पे की बात कर रहा है, वो किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट 41 है, ये 41 मतलब RT, तो ये वाला हो जाएगा, हाँ सही है, राइट टू वर्क। ये RT आपको नहीं समझ में आएगा, ये मेरे कोडिंग है आर्टिकल्स याद करने के लिए, ये भी मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो सिखाऊंगा, एग्जाम से पहले तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है, 1 और 3 इसके सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन की बात कर रहा है ये। 45 मतलब RS, ये कोडिंग से कंफ्यूज मत होना, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, ये RJ और ये RK, तो RS, हाँ ये गलत है, RJ ठीक है, और RK गलत है, गलत है, ठीक है। तो इसमें ओनली वन होगा। अब ये कोडिंग मैं आपको सिखा दूंगा, अगर आप डिमांड करोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है, आर्टिकल्स जो पूछ लेता है, जब अलग अलग पार्ट से आर्टिकल्स पूछता है तब तो हम उसमें लॉजिक यूज कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करके लॉजिक लगा लेंगे। लेकिन जब एक ही पार्ट से पूछ लेता है, जैसे इसने डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स पूछ लिए, तो उसमें तो आपको फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके उसके बगैर नहीं हो पाएगा ये। फिर आते हैं हम 81st क्वेश्चन पे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 62।
इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 65, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 59। अब देखो इसने एक ही एग्जीक्यूटिव की बात कर ली, मतलब यूनियन वाले उसकी बात कर रहा है ये, यूनियन वाला जो पार्ट है एक ही पार्ट की बात कर रहा है। तो मैं नहीं कहता कि भाई ये जो क्वेश्चन है सॉल्वेबल है, क्योंकि इतना तो आर्टिकल्स कोई याद नहीं करके आता। 51A तक याद होते हैं, फिर उसके बाद कुछ मेन मेन याद होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन हो गई। ऐसे आर्टिकल्स हमें याद रहते हैं, सारे याद नहीं रहते ये। अब जैसे CAG का याद रहता है, ऑडिट और आपका अटर्नी जनरल वगैरह, ये सब याद रहते हैं, ये याद नहीं रहते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सॉल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन आपसे। वैसे इसमें अगर देखा जाए तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली आर्टिकल 63 है, इतना तो मुझे याद है। और ये एक्चुअली तीनों गलत है, याद नहीं है मुझे, आंसर पता है सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे आर्टिकल्स याद है इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, मुझे आंसर पता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे बस एक आर्टिकल याद था तो मैंने आपको मेंशन कर दिया। एनीवे, 82nd क्वेश्चन, consider the following pairs enlargement of jurisdiction of Supreme Court आर्टिकल 138A of the Constitution। ठीक है, ये जुडिशरी की बात कर रहा है, सेंट्रल मतलब यूनियन में आ जाएगा, यूनियन जुडिशरी की बात कर रहा है। कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स इशू सर्टेन रिट्स आर्टिकल 139A। ओके, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 144A। तो देखो ये तो मुझे आर्टिकल तो नहीं पता थे, लेकिन मुझे ये पता है कि 138A कोई आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही 139A करता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जितना याद है वो बता रहा हूं मैं आपको, और शायद नहीं करते ये दोनों। 139A, 139A एक्चुअली शायद करता है एग्जिस्ट, बट मुझे लगता है ये गलत है। और 138 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना तो मुझे पक्का पता है। 144A जो है वो रिपील हो चुका है, तो ये भी गलत है। तो एक्चुअली ये तीनों गलत है, नन इसका आंसर आएगा। अब ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे पता था तो मैंने बता दिया, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। अब आते हैं हम साइंस वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डेंगी या डेंगू जो भी आप बोलना चाहें, कॉज्ड बाय मस्कीटो, स्प्रेड्स थ्रू ब्लड। ये बोला मस्कीटो से होता है, ब्लड से फैलता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये बहुत ऑब्वियस नहीं लग रहा कि डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है? और ठीक है, मच्छर खून पीता है तो शायद खून से हो जाता होगा, लेकिन आप अगर लॉजिकली सोचे तो खून तो मच्छर ले जाता है ना हमारा, तो खून से कैसे फैलेगा ये? ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये मस्कीटो बाइट से तो होता है, लेकिन मस्कीटो सिर्फ एक वेक्टर है, ये होता वायरस से है। वो मस्कीटो वायरस अपने साथ लेके आता है, उसकी वजह से हो जाता है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसने टाइफाइड, टाइफाइड भी तो ऐसे ही होता है मच्छर के काटने से, इसने क्यों नहीं बोला मस्कीटो और ब्लड? अब इसने बैक्टीरिया और वाटर क्यों बोल दिया? क्योंकि ये सही है ना। देखो जो ऑब्वियस दिखा वो गलत था, और जो रैंडम दिखा वो सही हो गया। रिंग वॉर्म कॉज्ड बाय फंगस स्प्रेड्स थ्रू वॉर्म्स। देखो वॉर्म आ रहा नाम में, वॉर्म आ रहा नाम में, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है तो गलत होगा। रिंग वॉर्म उसका नाम है क्योंकि वो वॉर्म की तरह दिखता है, रिंग वॉर्म की तरह। स्किन डिजीज है ये, एक ऐसे सर्कुलर कुछ निशान पड़ जाता है स्किन पे, लेकिन ये वॉर्म्स की वजह से नहीं फैलता, वो वॉर्म की तरह दिखता है इसलिए बोलते हैं उसे स्किन वॉर्म। ठीक है, ये फैलता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, तो ये भी गलत है। इसका ओनली वन पेयर सही हो जाएगा। तो भाई साइंस में ऐसा है कि बेसिक चीजें अगर आपको आती हैं तो हो जाएगा, बाकी कुछ लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायबिटीज। चलो ये तो लॉजिकली हो सकता है क्वेश्चन। इट इज कॉज्ड बाय द ओवर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन पेनक्रियास। भाई देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था एंटोनिम्स का बहुत यूज होता है, हो सकता है अंडर सेक्रेशन हो यहाँ पर, और ये ओवर सेक्रेशन बोल दिया इसने, और एक्चुअली ऐसा ही है, इसलिए स्टेटमेंट गलत भी है। क्या होता है कि जब हमारी पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करती है, तो वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को हेल्प करता है कि मतलब
शुगर और ग्लूकोज को हेल्प करता है कि वो सेल में अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन जब इंसुलिन कम रिलीज होता है तो वो शुगर हमारी ब्लड में ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। ठीक है, तो हमें तो ज्यादा इंसुलिन चाहिए ना। और चलो वो सब छोड़ो, आपको इतने डीप में नहीं पता, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, यही तो हमारी पूरी सीरीज है। तो आपको ये तो पता होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अगर इंसुलिन का ओवर सेक्रेशन हो रहा होता तो इंजेक्शन इंसुलिन का क्यों लगता फिर तो इंसुलिन कम करने का इंजेक्शन लगता ना। तो एक्चुअली इंसुलिन का अंडर सेक्रेशन हो रहा है, तभी तो हम इंजेक्शन इंसुलिन का ले रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, द ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। तो भाई ग्लूकोज क्या एक शुगर ही तो है, इतना बेसिक साइंस तो सबको आता है। ग्लूकोज एक शुगर ही तो है, सिंपल शुगर, सॉरी कॉम्प्लेक्स शुगर। तो डायबिटीज में ब्लड लेवल में ब्लड में शुगर लेवल ही तो इंक्रीज होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। द पेशेंट यूरिनेट्स फ्रीक्वेंटली, लूजेस वेट एंड बिकम्स लेथार्जिक। भाई नेगेटिव चीज है, उसको नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखा रहा है, तो ये सही होगा। टू स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे यहाँ पर। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। चलो 85 देख लेते हैं। द ब्लड आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल्स। देखो इसने दो दो वर्ड यूज करे, थिक और रिजिड। पॉसिबिलिटी हो गई 75-25 गलत करने की। गलत करने की 75% और सही करने की 25%। गलत कर दो। स्टेटमेंट टू, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टरीज क्या होते हैं, हार्ट से बाकी ऑर्गन्स में ले जाते हैं, और जब हार्ट से ब्लड जो है पंप होके आता है तो वो अंडर हाई प्रेशर ही तो आ रहा होगा। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, बहुत मोटी होती है, लेकिन रिजिड नहीं होती। रिजिड का मतलब होता है कठोर, है ना। जैसे पेड़ का तना होता है, क्या आर्टरीज की वॉल ऐसी हो सकती है? उन्हें तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, राइट, इलास्टिक होना पड़ेगा उन्हें, तो बॉडी के अंदर है वो हमारे। तो स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, इजी सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत करके नहीं आना। हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल फॉर फ्यूचर। क्लीन फ्यूल हम किसे बोलते हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता, पोल्यूशन नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग कंबशन करने पर कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है। जब हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? ना तो कार्बन है हमारे पास, ना ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये भी बात सही है कि हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो हमारा बी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। नेक्स्ट आता है 87। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन से हो जाएगा। गिनिंग अभी नहीं पता मुझे। वीविंग, वीविंग क्या होता है? बुनाई। नीचे पढ़ो हिंदी में। बुनाई, बुनाई क्या होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा धागों को एक दूसरे में इंटरट्वाइन करते हैं जिससे कि वो एक कपड़े की तरह बन जाए, उसे ही बुनाई बोलते हैं हम। लेकिन ये क्या बोल रहा है? मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ये बोल रहा है फाइबर से, ऊन कपास से सूती धागा बनाना। क्या वो वीविंग की डेफिनेशन हुई? नहीं ना। तो ये हो जाएगा वीविंग गलत। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3, पॉलिएस्टर। मेल्ट्स ऑन कैचिंग फायर, स्टिक्स टू द बॉडी। कोई फाइबर का नाम लिया, बोल रहा है अगर उसे जला दो तो वो मेल्ट होता है और बॉडी से चिपकता है। बिल्कुल सही बात है, सिंथेटिक मटेरियल है। अब गिनिंग है। गिनिंग देखो आपको ऐसे नहीं पता, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओटाई, ये क्या होता है? भाई आपने सुना होगा कपास के फूल को ओटते हैं, तो ओटाई क्या होती है? कॉटन फाइबर को सीड से अलग किया जाता है। तो ये भी सही है। तो 1 and 3, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ एंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है। अब आपका होमवर्क है, कैलामाइन सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। हो सकता है परसों के पेपर में, कल के पेपर में आपका कैलामाइन सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन ही पूछ ले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो नई चीजें उन्हें पढ़ लो। तो कैलामाइन सॉल्यूशन पढ़ के आना।
द इफेक्ट ऑफ एंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग कैलामाइन सोल्यूशन। अब मुझे नहीं पता कैलामाइन सोल्यूशन क्या है, बट मुझे ये पता है क्योंकि हम 10th में 9th में पढ़ते हैं बेसिक सी चीज कि एंट बाइट जब होती है तो वो एक एसिड छोड़ता है हमारे स्किन में, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। और एसिड को किससे न्यूट्रलाइज करा जाता है? बेस से। तो अगर कैलामाइन सोल्यूशन बेसिक हुआ नेचर में तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे नहीं पता। कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सोल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है, ये खुद ही बता रहा है। और कार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बोनेट तो बेसिक इन नेचर होते हैं भाई, मेटल कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं, 10th में पढ़ा है आपने। विच इज बेसिक इन नेचर। अच्छा, इसने बोल भी दिया खुद ही, तो बेसिक है तो इसका मतलब तो ऊपर वाला भी सही होना चाहिए। तो ए के साथ जा रहा है ये, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम 89। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर सिंपल सी बात है, सबको पता है, सब अपने घर में शीशा देखते हैं। इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितने बड़े आप हो उतने बड़े दिखते हो प्लेन मिरर में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर ये होता है जिसमें ये वाला सरफेस जो होता है जिधर मैंने एरो बनाया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और ये वाला पीछे वाला जो होता है ये होता है पॉलिश्ड सरफेस। और कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है, उसमें रिफ्लेक्टिंग ये होता है और पॉलिश्ड ये होता है। ठीक है, ये पॉलिश्ड और ये रिफ्लेक्टिंग। अब देखो अगर आपको इतना पता है तो हम लॉजिक का यूज कर सकते हैं। ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर, व्हीकल के रियर व्यू मिरर में यूज होता है। अब जब आप व्हीकल चलाते हो, आप में से बहुत सारे लोग बाइक्स गाड़ियां चलाते होंगे। आप एक बात बताओ मुझे, जब आप रियर व्यू मिरर में देखते हो तो गाड़ी अपने एक्चुअल साइज से छोटी दिखती है, बड़ी दिखती है? छोटी दिखती है, राइट? है ना? और वो दूर भी दिखती है थोड़ी, क्योंकि छोटा हो गया ना, इसलिए ऐसा लगता है कि दूर भी है, वो एक्चुअली पास में होती है। तो और वो मिरर कैसा होता है? वो मिरर बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा आपने सुपरमार्केट्स वगैरह में देखा होगा, ऊपर लगा होता है ऐसे, या कट्स वगैरह पे लगा होता है, वो जिसका मुंह बाहर की तरफ निकला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका, है ना? तो वो तो कॉन्वेक्स हो गया, और ये कॉनकेव बोल रहा है उसे, तो ये तो गलत हो जाएगा। और डेंटिस्ट कॉन्वेक्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट को तो बड़ी इमेज चाहिए ना दांत की। जब कॉन्वेक्स मिरर अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, वो छोटी इमेज बना रहा है। तो डेंटिस्ट को तो बड़ी इमेज देखनी, तो वो कॉनकेव में देखेगा। तो इसने क्या करा है, इसमें स्विच करा हुआ है, बहुत बार रिपीट करता है इसको, तो इसमें ओनली वन पेयर सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्विक लाइम। क्विक लाइम जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। स्लेक्ड लाइम जो है सोप प्रिपरेशन में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज बनाने में यूज होता है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो मैं गलत नहीं कर सकता, है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वही होता है ना, वो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है, पानी डालते ही सूखने लगता, पानी डालने के बाद सूखने लगता है, तो वो शेप ले लेता है, जिस शेप में भी छोड़ देते हैं हम उसे। तो उससे खिलौने तो बनाए जा सकते हैं ना। तो ये तो इजी है। अब क्विक लाइम की बात कर लेते हैं। क्विक लाइम आपको पता है, नहीं पता मुझे नहीं पता। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक केमिस्ट्री है 10th की। कैल्शियम ऑक्साइड से क्लिंकर बनता है हाइड्रोक्साइड वगैरह का यूज करके, और उससे सीमेंट बनता है। तो ये तो सही है। स्लेक्ड लाइम की बात हो रही है कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो यूज देखो इनडायरेक्टली तो हो सकता है सोप बनाने में, लेकिन डायरेक्टली कहीं यूज नहीं हो सकता, नहीं होता। वैसे तो वो ऑयल्स वगैरह से और लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन से बनती है सोप, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा, दैट इज वाई ओनली टू पेयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाता है 91 पे। 91 क्वेश्चन। टेक few drops of onion juice, dilute vanilla essence and clove oil in 3 different test tubes and consider the following statements. 1. The characteristic smell of onion vanishes upon addition of NaOH. तो चलो ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, और NaOH एक बेस है, ये तो पता है आपको। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं अनियन पे एक बेस डालूं तो उसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी, लेकिन अगर उस पर मैं एसिड डालूं तो वो रहेगी ऐसे कैसे।
ठीक है, एक ये बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है वनीला है उसकी स्मेल चली जाएगी अगर एसिड डालूंगा और रहेगी अगर बेस डालूंगा। तो दोनों सिमिलर स्टेटमेंट नहीं दिख रहे आपको ये, तो दोनों में से एक सही होनी चाहिए, है ना। और फिर बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज लॉस्ट अपॉन एडिशन ऑफ NaOH। तो ये बिल्कुल जो बात वन में बोल रहा है वही थ्री में बोल रहा है, बस अनियन की जगह क्लोव से रिप्लेस कर दी, है ना। और ये क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। अब मैं लॉजिक की बात नहीं कर रहा, साइंस आपको आती है तो सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल ऑल फैक्ट्री, शायद ए से स्टार्ट होता है ये, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है, फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेस के नेचर का बताते हैं अपनी स्मेल में चेंज की वजह से। तो ये तीनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे हैं कि अगर इसमें तुम बेस डालोगे तो चेंज हो जाएगी स्मेल, और एसिड डालोगे तो चेंज नहीं होगी स्मेल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थ्री स्टेटमेंट हमारा सही बात कर रहा है, सेकंड गलत कर रहा है, तो हम बी लगा देंगे इसका आंसर। लॉजिकली सॉल्वेबल नहीं था, पता होना चाहिए था। ये भी पता होना चाहिए कि पीएच ऑफ रेन वाटर लाइज इन द रेंज ऑफ 6 to 7, नहीं, एसिड रेन का पीएच होता है 5.6, रट लो अगले पेपर में आ जाए। टूथ इनेमल स्टार्ट्स टू कोरोड व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक पीएच बोल रहा है ये। भाई हम जब अपना टूथपेस्ट यूज करते हैं तो हमें ये बात पता है ना, हमारा टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक नहीं होता। तो इसका मतलब एसिडिक टूथ को बेसिक न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर रहे होंगे हम, और ये बोल रहे बेसिक है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। वन भी गलत, टू भी गलत। फिर आते हैं हम थर्ड पे, अंडर एसिडिक कंडीशंस वुड फार्मर्स वुड ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम। अब क्विक लाइम हमने पीछे ही पढ़ा, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक सॉइल को ट्रीट कर रहे हैं, तो यस बिल्कुल सही, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये तो नॉलेज बेस्ड है, इसमें मैं कोई लॉजिक का यूज नहीं कर रहा, फॉर द सेक ऑफ इट मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको बस। एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, एल्कली की डेफिनेशन ही यही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एल्कली, ये एक्चुअली डिसॉल्वेबल है वाटर में और बेसिक इन नेचर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये एग्जांपल है एल्कली का। डिसोल्यूशन ऑफ अ बेस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जी बिल्कुल, तो दो आपके हो जाएंगे। 94 एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो कैसा है, मिनरल एसिड है ये तो। मिनरल एसिड तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्किन को जला देते हैं वो। तो मधुमक्खी के काटने से आपकी स्किन जलती तो कभी नहीं है, तो उसमें HCl तो नहीं हो सकता, तो ये गलत है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस जो है सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, ये फैक्ट है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते। ये बोल रहा है एंटासिड, वर्ड एसोसिएशन करो, एंटासिड, एंटासिड का मतलब क्या है, एंटी एसिड, एसिडिटी या फिर एंटी एसिड। एंटी की स्पेलिंग देखो मेरी, आप भाग जाओगे देख के कि ये क्या कर रहा है, एंटी एसिड, ठीक है। एंटी एसिड, एंटासिड, कहने का मतलब कुछ ऐसा जो एसिड की काट करता हो। तो मिथेनोइक एसिड एसिड की काट थोड़ी ना करेगा, वो तो खुद ही एसिड है, तो ये गलत हो जाएगा, वर्ड एसोसिएशन, ठीक है। तो वन हमारा करेक्ट आंसर है, ओनली पेयर वन। फिर आते हैं हम 95 पे। 95, ये भी देखो, अब मैं फॉर द सेक ऑफ इट आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ पता ही होना चाहिए। ये बोला टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजर सिचुएशन एंड वी ड्रैग अवर हैंड इनवॉलंटरीली। जैसे हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तो अगर हम उसे देख भी नहीं रहे, हमें पता भी ना हो ऑब्जेक्ट गर्म है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली छूते ही पीछे हट जाता है। तो ये पूछ रहा है दिस फास्ट रिएक्शन इज अट्रीब्यूटेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, कौन कौन से स्ट्रक्चर। तो देखो इतनी तेजी के लिए हम पूरा लूप तो नहीं बना सकते, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, हमारे ब्रेन को तो पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ गर्म छुआ है, हाथ अपने आप ही संभाल लेता है। तो 3 हटा दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है 4, सेंसरी न्यूरॉन तक भी नहीं पहुंच रही, ये बोलना चाह रहा है, अगर मैं बी लगाऊं तो इसका मतलब सेंसरी न्यूरॉन तक भी नहीं पहुंच रही। अरे अगर सेंसरी न्यूरॉन तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो सेंस क्या करेंगे हम,
गर्म तो फील होता है ना हमें, तो सेंसरी न्यूरॉन तो आना चाहिए, इसका मतलब सी हमारा आंसर है। फिर आता है 96, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जब आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो क्या होता है भाई, आप एक्साइटेड हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो तो क्या होता है, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, पसीने आने लगते हैं, आप एक्टिव हो जाते हो, यही सब तो होता है। देखते हैं, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, यस। मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल, यस, क्योंकि हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इंक्रीज ब्लड, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ता। ब्रीदिंग रेट डिक्लाइंस, हमारा तो बढ़ जाता है एक्चुअली, तो 1 2 सही है इसका बस। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, हम इसे पता होना चाहिए। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो दो टाइप का होता है एनाएरोबिक, एक में एथेनॉल बनता है, एक में लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये दोनों तो सही हो जाएंगे। और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही बनता है और एनर्जी भी मिलती है एटीपी, तो ये चारों सही हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सिलेक्टिवली, देखो सिलेक्टिवली बोल रहे सारा का सारा रीअब्जॉर्ब नहीं होता लेकिन सेलेक्टिवली हो जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी हमारी बॉडी में वो रीअब्जॉर्ब होती होंगी, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाह रही होगी हमारी बॉडी। तो क्या हमारी बॉडी के लिए, आप बताओ, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल है, तो बिल्कुल रीअब्जॉर्ब होती होगी। अमीनो एसिड है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल है, होते होंगे रीअब्जॉर्ब। सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, तो चारों ही रीअब्जॉर्ब होते होंगे। मैं तो इसमें 1 2 3 4 लगाऊंगा अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो भी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ प्रमोट कौन करता है? तो एब्सिसिक एसिड जो है ये एक्चुअली ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, ये उल्टा ग्रोथ को रोकता है प्लांट की, तो ये गलत हो जाएगा, 4 हटा दो, बाकी सारे सही है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ी है, इट्स जस्ट मैंने एक दो बच्चों को हेल्प किया है उनका सिलेबस कवर करने में, इसलिए मुझे ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद है। आपने अगर रिवीजन करा है तो आपको याद होना चाहिए, वरना कोई बात नहीं है, कर लेना। सो फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 100। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में जो इंटेस्टाइन होती होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अलग अलग होती होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाथी की स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक चूहे की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज सेम होगा, सबका अलग ही होता है, राइट? तो स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकता। ओके, हर्बीवोर नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। ये बात एक्चुअली सही है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब जान लो, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। Hence, we are done with 2024 वाला पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर आपको निमोनिक्स चाहिए कि नहीं, पार्ट्स याद करने वाला, और अगर आपको कुछ और चाहिए जो एक दिन में मैं जल्दी से आपको कंटेंट बना के दे सकूं। मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आना और आके मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस अगेन।